हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों ये 10वीं क्लास में जो बच्चे इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एकदम तड़फड़ा रहे हैं, पूरी तरह से एकदम परेशान हो चुके हैं, जो अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट को यूज कर रहे हैं, तो आइए यहाँ पर एक हम असाइनमेंट है, असाइनमेंट का नाम है गाला का जो है पेपर नंबर 2 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 का आज सेक्शन है हम कराते हैं। और ये सब संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम बढ़िया पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। तो पहला सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो फिलिप्स वाला आता है, भरने वाला आता है, जो खाली जगह होता है उसे भरा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, द क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 to 6, एक मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन ए पूरा आपका 1 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का आएगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन डी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए दोस्तों आइए हम सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के दिखाते हैं। इफ़ 13x + 19y = 90 एंड 19x + 13y = 70 देन x + y, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ x + y? दैट इज़ वेरी सिंपल। आइए देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 13x + 19y = 90 और सेकेंड वाला है हमारा 19x + 13y = 70। नहीं दिख रहा है तो मैं इधर हो जाता हूँ, बस इक्वेशन लिखने की देरी, मैंने इक्वेशन लिख दिया। ये क्वेश्चन ऑप्शन दिया है 1, 3, 5 और 7। चेक करते हैं कौन सा। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए 9, 3, 2, 1, 1, 2 और 1, 3x प्लस इसको प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा 32y = 160, क्योंकि 90 + 70 करेंगे तो 160 आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है हमारा 19 और 13, 9, 3, 12, 1, 2, 3 बराबर है प्लस 31। हमको लाना क्या है, यहाँ पे लगता है 32 को कॉमन ले लेते हैं, बचता हमारा x + y = 160। क्या करेंगे, x + y = 160 अपॉन में 32, 5 से कट करते, 32 से 160 को डिवाइड करते हैं। अगर 32 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 160 आ जाता है। दैट इज योर आंसर, x + y = 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। आइए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 क्या है आपका दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है, क्या है 2 and -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। 2 and -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आप जानते होंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड का आंसर है। रूट्स 2 रूट्स होते हैं, किसी भी इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उसको हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू दिया गया है 2, बीटा की वैल्यू दिया गया है -1 है, यही है ना, -1 दिया गया है, तो हमको बताना है कि इस इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो कौन सा इक्वेशन सही होगा 2 and -1 से। तो कोई बात नहीं, देखिए आप जानिए x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा एंड बीटा बराबर, जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पर 2 रखिए, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर -1 आप प्लेस कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए। तो x² - अल्फ़ा + बीटा मतलब क्या, 2 - 1 × x प्लस 2 × -1। तो x² - 2 - 1 = 1 का मल्टीप्लाई हुई x में तो x ही आएगा और -2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो x² - x - 2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बिल्कुल बराबर वीडियो में आप बने रहिए, पूरा हम आज सेक्शन ए ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हम आपको डिटेल में बताते हैं कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही निशान नहीं लगा सकते हैं, ऐसे आप उसको टिक नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको सही आंसर पता नहीं चलेगा। आप उल्टा सीधा करके आएंगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे, कट जाएंगे और आप बोलेंगे मैंने पूरा किया था सेक्शन ए का, हमको नंबर ही नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, नंबर दिलाने के लिए हम यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इन द AP 5, 7, 9, 11, 13, 15। सबसे पहले मैं AP लिख देता हूँ 5, 7, 9, 11, 13, 15, आगे भी जाएगा। क्या कह रहा है, द 6th प्राइम नंबर इज, क्या होगी, इसके बाद ही जाएगा, मतलब ये डैश डैश डॉट 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 का मतलब है इसके आगे भी नंबर हैं, जैसे 15, 19, 15, 19, फिर उसमें 19 आएगा, मतलब इसके बारे में कह रहा है कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो 15 के बाद प्राइम नंबर 19 ही आता है। मैं 19 को भी लिख देता हूँ यहाँ पे।
अब क्या पूछा, सिक्स्थ प्राइम नंबर, सिक्स्थ प्राइम नंबर पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पे 15 आ रहा है, नंबर प्लेस उसका 15 है, इस तरह से जो लिखा गया नंबर एपी में। लेकिन भाई साहब यहाँ पे 17 आएगा, 13 15 17 19 19 आएगा, फिर आगे जाएगा। लेकिन छठा पूछ रहा है, सिक्स्थ प्राइम नंबर पूछ रहा है। प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो इसमें देखिए ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है, ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ये खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये खुद से हो रहा है, ये खुद से रहा है। बस 9 और 15 को छोड़ दीजिए, 9 एंड 15 आर नॉट प्राइम नंबर, दे आर कंपोजिट नंबर। तो छठा पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 19, क्या हो गया आंसर आपका? 19, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P-3 टू y एक्सिस इज एम। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बता रहा है कि y एक्सिस, अगर y एक्सिस कह दिया तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट x होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। अब ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जो नंबर सबसे पहले 0 वाली होगी वही आपका ऑप्शन होगा। देखिए ये देखो 0 पहले आ गया ना, देखो इसमें 0 पहले, किसी में और 0 पहले है नहीं है, इसमें 0 है तो बाद में है, तो x 0 है, इसी में x 0 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा हमको, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 5? इन द ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, देन AB क्या होगा? AB एंड AC दोनों पूछ रहा है, AB एंड AC पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बन गया। ABC कुछ भी मान इसका मान लीजिए आप, कोई वैल्यू रख दीजिए आप ABC उसके पॉइंट को। अब देखिए एंगल 30 है, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ करते हैं, यहाँ हम A लिखते हैं, ये 30 मान लेते हैं, ये 90 होगा। B 90 है, BC इक्वल टू 20, भाई BC कितना है? 20 सेंटीमीटर। AB पूछ रहा है और AC पूछ रहा है। तो देखिए अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। आपको पता है, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी एरो का निशान हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। हमको पहले ये हम बेस निकाल देते हैं, क्या हो जाता है? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम एक बताते हैं आपको, PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, बस बात खत्म। ये होता है साइन कॉस टेन। साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H और टेन का होता है P/B। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए किस में रिलेशन निकालना है, ये परपेंडिकुलर और बेस का निकाल देते हैं, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का निकाल दीजिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब साइन, तो साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन में AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू हमको पता है 20 सेंटीमीटर, अपॉन AC की निकालना है, तो कोई बात नहीं, नीचे आप AC रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 22 जा 40 सेंटीमीटर, मतलब AC की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर, एक हो गया। नंबर सेकेंड, कोई बात नहीं है, अगर AC हमारा ये हमको मिल गया है 40 सेंटीमीटर, हमको ये पूछा है बेस और दिया है क्या? परपेंडिकुलर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AB इज इक्वल टू ब्रैकेट में 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर बाद में लिख दीजिएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 14 40 या ऐसा लंबा नहीं जाने का, छोड़िए आप,
छोड़िए लंबा नहीं जाने का। ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही है ना, मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 20 सेंटीमीटर अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन AB। एक मिनट, tan 30 होता है, देखो tan का होता है अंडर रूट बिलो अपॉन अंडर रूट एबव, ठीक है। 30 बिलो 1/√3 होता है, √3 नहीं होता, 1/√3 होता है, ठीक है ना। चलिए AB इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा आपका आंसर 20√3 हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया 20√3 एंड 40, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए ये भी हमने आपको सॉल्व करा के दिखा दिया। अब ये जो क्वेश्चन 1 से 1 से 6 में जो फिलअप्स है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाते क्या लिखा है। मोड माइनस मीन इज इक्वल टू डैश 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 एक्स इन द ब्रैकेट मीडियन माइनस मीन। कुछ नहीं, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रहता है, 3 रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए दोस्तों 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, 7 से पहले क्या कर रहा है, इसमें 6 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं और इसमें ऑप्शन दिए गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है HCF 12, 15, 21 कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा। इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल क्या होगा। इस क्या है, इसके अंदर क्या x + 3 x² - 4 x³ - 27 में क्या हम रखेंगे, क्या इसमें हमें फिलअप्स करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में बताना है। ट्राइग्नोमेट्री इज ए स्टडी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड टू है, ओनली एंगल से, ओनली साइड से, रिलेशन साइड साइड एंगल से, इसके बारे में लिखना है। कौन सा होगा उसको यहाँ पे लिख देना है, तीनों में से। नंबर 11 है डैश टेंजेंट पास थ्रू ए पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, 0 होगा, 1 हो गया, फिर 2 होगा। इफ़ m इज इक्वल टू 13.2 x बार इज इक्वल टू 15.3 देन z इज इक्वल टू 11, 9, 10। इसको तो सॉल्व करके दिखाना है, बाकी तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है HCF 12, 15, 21 क्या होगा, होगा तो 3, पर कैसे होगा वो देखिए आप। हम इसको फैक्टर मेथड से कर देते हैं। 12 का होता है ये हमारा 7, 12 का होता है 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12 का हो गया। 15 का होगा 5 × 3, 5 × 3, 15 का हो गया। एंड 7 × 3, 21 का हो गया। देखो HCF क्या होता है, HCF अगर फैक्टर कर देते हैं, चाहे जितने भी टर्म्स दिए गए हों, जितने भी नंबर दिए गए हों, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए 12, 15, 21 के HCF क्या होंगे, तो इसका फैक्टर करने के बाद जो कॉमन नंबर दिखे वही HCF होती है, बाकी होती ही नहीं है। तो कॉमन नंबर 3 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया, 3 हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। आइए 8 देखते हैं। इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल क्या होगा, देन पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर होता है। क्या होता है इस कंडीशन में, इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, x एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमेशा लीनियर होता है। और लीनियर का अगर यहाँ पे आपको जो है ये वेरिएबल दिख रहा है, तो हमेशा ये लीनियर है, मतलब जिसके पावर में x हो, जिस वेरिएबल की पावर में 1 हो, x में बोल रहा हूँ, जिस वेरिएबल की पावर में केवल 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। तो ये लीनियर है हमारा x + 3, क्योंकि ये हमारा बाइनोमियल हो गया, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, ये हमारा लीनियर है। तो x + 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 9 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर 2, ये बीच वाला, यहाँ पे 0 हो जाएगा आंसर में आपका, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ न समझ में आया तो यहाँ पे 0 लिख दिया हूँ। अगर न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप बैक करके, रिवर्स करके, फिर आप रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 10
ट्राइग्नोमेट्री इज ए स्टडी रिलेटेड टू डैश ऑफ ए ट्राइंगल। देखो भाई ट्राइग्नोमेट्री हमने आपको बताया है, ट्राइग्नोमेट्री में हमेशा एंगल और साइड का ही रिलेशन होता है, एंगल और साइड का रिलेशन होता है, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री आप पढ़े भी होंगे 8वां चैप्टर, तो उसमें एंगल और साइड ही दिया रहता है और दोनों के रिलेशन से उसमें एंगल दिया तो साइड निकलता है, साइड देता है तो एंगल निकलता है, साइड और एंगल का ही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल, ये वाला लास्ट वाला। 11 क्वेश्चन है डैश टेंजेंट पास थ्रू ए पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। अरे भाई किसी भी सर्कल के बीच में कोई पॉइंट है, तो अगर इसको हम बाहर से कोई लाइन बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, इंटीरियर टेंजेंट, कितने टेंजेंट पास हो, एक भी टेंजेंट का मतलब खाली टच करके जाए, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, केवल टच करके, तो काट के जा रहा है ना, इंटरसेक्ट करके जा रहा है ना, तो जीरो हो गया ना, तो क्या हो गया इसका आंसर 0 हो गया। 12 है इफ़ m इज इक्वल टू 13.2 x बार इज इक्वल टू 15.3 देन z इज इक्वल टू हाउ मच। आइए इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं 12 वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मोड, मीडियन और मीन का जो रिलेशन होता है वो होता है z, 12 वाला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, और हमको दिया क्या है, दिया हमको वैल्यू दिया है m इज इक्वल टू 13.2 दिया है और x बार इज इक्वल टू 15.3 दिया है, तो z की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, ये जो दोनों वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, आगे जाएगा आंसर आपका 3 इंटू एम की जगह 13.2 माइनस 2 इंटू 15.3, z इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 39.6 माइनस 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 3 मतलब 30.6 माइनस कर देंगे तो 6 में से गया 0.9 हो गया, 9 आएगा आंसर, z इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 9, ये हमारा बीच वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ये 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन आपको जो है स्टेटमेंट देकर, स्टेटमेंट बिना दिए आप ट्रू फॉल्स नहीं लिख सकते। वैसे ट्रू फॉल्स आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कैसे सही होगा कैसे गलत होगा, वैसे आपको तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स ही लिखना है, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है, करने के बाद क्या आंसर आता है, तब उस हिसाब से आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। जैसे आप 13 क्वेश्चन दिया है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 94 इज 9975, कह रहा है कि ये 4 डिजिट नंबर है 9975 जो कि 95 से डिविजिबल है। तो अब भैया हमको ट्रू या फॉल्स लिखना है, इसके आगे हमको ट्रू या फॉल्स लिखना है। अब ट्रू लिखना है कि फॉल्स लिखना है हम कैसे पता लगाएंगे, तो क्या करना है, इस नंबर में इसका डिवाइड कर डालिए, 9975 में हमने डिवाइड किया 95 का, 95 1 जा 95, यहाँ निकला 4 7 0 बढ़ा के 5 आया, हाँ 5 टाइम्स जाएगा तो 5 5 जा 25 5 9 जा 45 47 हो गया तो 0, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो समझ जाइए कि यह जो 9975 है यह 95 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसे आप ट्रू लिख सकते हैं, इसे आप ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि ग्रीक लेटर ही है, ठीक है। चलिए 2 हो गए। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए एक हम आपको बताते हैं क्या उसके लिए कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट लाइन्स के अगर 2 लाइन्स हैं, 2 इक्वेशन है, कोइंसिडेंट लाइन वो तभी होंगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इसे फॉलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, अगर ऐसा a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन, तीनों के रेशियो अगर समान हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो
ये दोनों जो हैं कोइंसिडेंट हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो कोइंसिडेंट नहीं होंगे। बस इतना ही है। कैसे चेक करेंगे हम, देखिए ये A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, A2 होगा, B2 होगा, C2 होगा। सीधी सी बात ये होगा, इसका जो फैक्ट कोएफिशिएंट होता है वह A1 होता है, ये 2 हमारा A2 होगा, ये हमारा B1 होगा ना, A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, ये 2 हमारा A2 होगा, ये 4 B2 होगा और -12 C2 होगा। बस चेक कर लीजिए A1 अपॉन A2, A1 कितना है भाई, A1 1 है, A2 2 है, तो हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गए। A1/2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल हो गया। अब C1/C2 हम चेक कर लेते हैं। C1 कितना है भाई, -4 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। देखो ये दोनों तो सेम है बट ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कोइंसिडेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करा। इसको लिखना है तो लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसलिए यह कोइंसिडेंट नहीं है। हमारा जो कहा गया ये स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है, इसलिए हमने इसे क्या लिखा, फॉल्स लिखा। आइए 16 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 16 में हमारा कह रहा है cards with integers 2 to 103 are placed in a box. A card is selected at random. The probability that the card has a square number is, स्क्वायर नंबर देखना है हमको, यानी 2 से लेके 103 तक के स्क्वायर नंबर कौन होंगे आप समझिए। 2 के बाद और 100 के 3 स्क्वायर नंबर होंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 89, 10 10 जा 100। बस इतने ही नंबर स्क्वायर हैं। जबकि यहाँ पे दे रहा है स्क्वायर, ये दे रहा है 2/103, प्रोबेबिलिटी 2/103 दे रहा है। हम बताते प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल नंबर तो 103 दे रहा है, कोई बात नहीं, नो डाउट, बट हम देख लेते हैं स्क्वायर नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 9/103। बट यहाँ पर दे रहा है 2/103, इसलिए ये भी हमारा जो कहना हुआ, जो हमारा स्टेटमेंट है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 to 20 हमारा दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, वर्ड और फिगर। 17 to 20 मतलब एक सेंटेंस में भी आप दे सकते हैं और एक वर्ड में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, जैसी वहाँ पे दिखे आपको, जैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन के आधार पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। स्टेट द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कह रहा है कि सम ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो बस केवल आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्यों, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। द सम ऑफ the first n consecutive odd natural numbers is equal to n square। बस वही करना है। आप या तो n स्क्वायर लिख दीजिए या the sum of the first n consecutive odd natural numbers is equal to n square, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a tangent to a circle intersect it in how many points। कोई बात नहीं, ये सर्कल है, टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जिसको टच करती जाए। अगर ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही भाई, तो कहीं पे इंटरसेक्ट बोल रहा ना, कहीं इंटरसेक्ट करने की संभावना नहीं, देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी टू इंटरसेक्ट दिस लाइन।
टेंजेंट लाइन है। अगर ऐसे जाएगी तो इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी, टेंजेंट हो ही नहीं पाएगी, इसे टेंजेंट नहीं कहेंगे, इसे टेंजेंट कहेंगे। तो टेंजेंट लाइन जो होती है वो कहीं पर भी टच नहीं करती है, तो इसकी जो इंटरसेक्ट इज इन हाउ मेनी पॉइंट्स होगा तो 0 होगा। क्या होगा आंसर में आपका? 0 होगा। 0 या ऐसा लिखिए या ऐसा भी आप 0 लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि कहीं पे अगर ये टच करके जा रही है तो कहीं पे उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो उसको टच नहीं कहा जाएगा। ठीक है। 19 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन टॉसिंग ए बैलेंस डाई। अगर इवन नंबर की बात की जाए तो देखो इवन नंबर डाइस में क्या होता है, डाइस में 1 2 3 4 और 5 और 6 होते हैं। इवन नंबर क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है। कितने इवन नंबर होते हैं? 3 होते हैं। टोटल आउटकम कितना होता है? 6 होता है। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो 1/2, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख दिया होता तो आप कंफ्यूज रहते क्यों 1/2 है, क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहा है और 1 से 6 में केवल 3 इवन नंबर है। अभी 2 4 6 तो 2 ऊपर को और जितने होते हैं उसको नीचे रख दिया तो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, तो इसको कट कर दिया तो 1/2 हो गया। लास्ट वाला हमारा बचा है विच इज़ द मोस्ट, कौन सा ऐसा है मोस्ट यूज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन है? कुछ नहीं है, मीन है। क्या है? मीन है। ये आंसर हो गया। दोस्तों सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 21 22 23 एंड 24 ये किस पे है? मैचिंग पे डिपेंड है। चलिए हम 13 को करते हैं, 21 को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर है तो हाइट जरूर होगी, सिलेंडर है तो हाइट जरूर होगी। हाइट तो इसमें भी है, पर ये टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की हो जाएगी 2 पाई r प्लस h। टोटल करो सरफेस नहीं, टोटल सरफेस एरिया पे कौन है तो L होना जरूरी है। तो अगर L है तो A वाला सही है, यानी कि 21 का B और 22 का A। एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 15 मिनट। अब समझिए, कह रहा है कि सेंटर मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसा गोला रहेगा, यहाँ पे 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 1 2 4 5 7 8 10 11 1 2 4 5 7 8। बस समझ लीजिए, बस ये हो गया। मान लीजिए घड़ी आपकी वॉच हो गई। अब यहाँ पर मिनट की सुई होगी, अगर वो 15 मिनट तक जाती है, ये सेंटर है, मान लो यहाँ पे है, यहाँ से सुई यहाँ पे आ गई, तो पूछ रहा है कि कितने डिग्री के एंगल पे वो चल गई। भाई देखो, अगर 1 मिनट, अगर 1 मिनट हैंड जाती है तो 6 डिग्री कवर करती है, तो 15 मिनट जाएगी, 15 मिनट जाएगी तो 15 6 जा 90, तो इसका C हो गया। और ये कह रहा 60 मिनट है तो 66 जा 360, तो आ गया 360, यानी कि 23 का C और 24 का B। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम क्या, कल हम जो है सेक्शन B इसी पेपर का लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, आज आप लोग हमको पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो हम मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।